यस सर। ठीक है जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी बेटा एक दफ़ा जब सेशन एंड होगा तो आप सारे दोबारा ज्वाइन करेंगे, दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे आज। Recording in progress. अच्छा, हमने जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा तो ये दो टॉपिक थे, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल फ्रेम फॉर्मेट, उसका फ्रेम फॉर्मेट क्या है, और फेजेस ऑफ पीपीपी कनेक्शन। बेटा फ्रेम फॉर्मेट जब आपने देखा था तो इसके फॉर्मेट में हमने देखा था फ्लैग था, एड्रेस था, कंट्रोल था, प्रोटोकॉल की फील्ड थी, फिर डाटा की फील्ड थी, फिर एफसीएस की फील्ड थी और फिर फ्लैग था। तो ये 7 फील्ड्स थे इसके, जो हमने वन बाय वन करके डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर फेजेस ऑफ पीपीपी कनेक्शन, इसके जो डिफरेंट फेजेस थे उस पर हमने बात की थी। इसमें हमने कहा था कि आइडल स्टेट होती है, आइडल स्टेट में कोई डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। उसके बाद फिर जब सिग्नल स्टार्ट होता है मूव होना ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें वो लिंक एस्टेब्लिशमेंट की फेज होती है, लिंक बनता है। उसके बाद फिर जो सेकंड फेज आता है वो अथेंटिकेशन का फेज आता है। अथेंटिकेशन में यूज़र नेम पासवर्ड या कोई और टेक्निक के थ्रू दोनों पार्टीज, क्योंकि P2P कॉन्फ़िगरेशन है ना, दो लोग इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में, तो दोनों आपस में एक दूसरे की अथेंटिकेशन करते हैं कि दूसरी साइड पे वैलिड पर्सन है या अथोराइज पर्सन ही है। तो ये वेरीफाई करने के लिए वो कोई टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको अथेंटिकेशन का नाम दिया जाता है। अथेंटिकेशन के बाद जो फेज था वो नेटवर्किंग फेज आ जाता है। यहाँ पे अब यूज़र अपना डाटा देखिए, लिंक भी बन गया, लिंक भी स्टेब्लिश हो गया, उसके बाद अथेंटिकेशन भी बन गई, और फिर थर्ड नंबर पे नेटवर्किंग फेज। यहाँ पे अब यूज़र अपना डाटा शेयर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर जब डाटा शेयर हो जाता है तो टर्मिनेटिंग फेज था, वो जो लिंक बना हुआ था, लिंक स्टैब्लिश हुआ था, वो लिंक टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये हमने फेजेस के ऊपर बात की थी। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पीपीपी स्टैक, इसके ऊपर बात करेंगे। मेजर टॉपिक यही होगा, पीपीपी स्टैक। बेटा आज मैं वो जो डायग्राम दिखाऊंगा आपको, उसमें हम देखेंगे कि वो जो फ्रेम फॉर्मेट था ना, वो जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा फ्रेम फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में ये जो स्टैक है ये किस पोजीशन के ऊपर बन रहा होता है और इस स्टैक के अंदर क्या क्या होता है। तो आप देखेंगे कि इस स्टैक के अंदर 3 तरह के प्रोटोकॉल होंगे, जो लिंक स्टैब्लिश करने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए और डाटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन हमारे पास जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं वो P2P प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ही है। लेकिन इस प्रोटोकॉल के अंदर 3 अलग छोटे छोटे प्रोटोकॉल, सब प्रोटोकॉल आप समझने में चल रहे होते हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पीपीपी स्टैक, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास एंड पे चैप्टर के 2 प्रोटोकॉल्स हैं, एक है SLIP और दूसरा है HDLC। इनके साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे पीपीपी को। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहले हमारे पास होगा पीपीपी का स्टैक, तो उसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। अच्छा, पीपीपी स्टैक पढ़ने से पहले इस डायग्राम को एक दफा देख लें कि ये जो फ्रेम फॉर्मेट की यहाँ पे उसने डायग्राम दिखाई है ना, नीचे ब्लॉक से बने हुए हैं सारे, तो बेसिकली डिफरेंट फील्ड्स हैं जो बनी हुई है इसकी फ्रेम की। अब इसमें उसने कहा कि फ्लैग है, एड्रेस है। अगर हम इनको ऊपर से देखें तो ये कह रहा है कि फ्लैग है, एड्रेस है, कंट्रोल है, प्रोटोकॉल, डाटा फील्ड, एफसीएस फील्ड और फिर फ्लैग फील्ड। तो फ्लैग ये बताएगा, आप नीचे डायग्राम को देखें कि वो कह रहा है कि फ्लैग ये बताएगा कि प्रोटो फ्रेम स्टार्ट हो गया और एंडिंग फ्लैग ये बताएगा कि फ्रेम एंड हो गया। अब इस फ्रेम के अंदर क्या क्या होगा, एड्रेस होगा। तो इस एड्रेस में मैंने आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस की एग्जांपल दी थी, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद कंट्रोल की फील्ड है। कंट्रोल फील्ड के अंदर क्या जी, पैकेट्स को हम सीक्वेंस नंबर नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही ट्रांसमिशन मीडियम है, तो उसी के ऊपर सबने मूव करके जाना है, तो सीक्वेंस नंबर नहीं लगाएंगे, वो सारा इसी फील्ड के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद प्रोटोकॉल फील्ड है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पीपीपी स्टैक, वो इस फील्ड के रिलेटेड है। ये जो 1 और 2 बाइट उसने लिखा हुआ है ना कि बाइट 1 और 2 बाइट की ये फील्ड हो सकती है, और यहाँ पे प्रोटोकॉल चल रहा होता है। अब बेटा ये फ्रेम फॉर्मेट है पीपीपी का, तो इस फ्रेम के अंदर जो प्रोटोकॉल की फील्ड है, यहाँ पे 3 तरह के प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं। एक टाइम पे एक ही चल रहा होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 3 तरह के प्रोटोकॉल।
अब देखिए क्या काम किया जाता है, या जब दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करेंगी, फर्ज करें मैं और सीआर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो सबसे पहले हम दोनों के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एक अलग प्रोटोकॉल काम करता है। उसके बाद जब कनेक्शन बन गया, फिर ऑथेंटिकेशन होती है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग प्रोटोकॉल काम करता है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है नेटवर्क प्रोटोकॉल, एनसीपी, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो बेसिकली फिर तीसरे नंबर पे जाके यूजर अपना डाटा शेयर करते हैं। जैसे मैं अगर सीआर से बात करना चाहता हूँ, पहले मेरा और सीआर के सिस्टम का आपस में कनेक्शन बनेगा। तो एक काम ये हुआ। दूसरा काम, हम दोनों के सिस्टम आपस में ऑथेंटिकेशन करेंगे, ये दो काम हो गए। और तीसरा काम, जब ऑथेंटिकेशन भी होगी तो फिर हमें समझ आ गई कि दूसरी साइड के सीआर और सीआर को पता चल गया इस साइड के सर बैठे हैं, तो फिर डाटा शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये तीन काम हुए ना। तो इन तीन काम करने के लिए अलग अलग तीन प्रोटोकॉल है जो ये अलग अलग काम कर रहे होते हैं। उनके नाम क्या है अगर मैं आपको बताऊं, तो जो हमारे पास कनेक्शन बनाने के लिए पहले नंबर पे लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए प्रोटोकॉल होता है, वो एलसीपी प्रोटोकॉल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होगा। नंबर टू, जब ऑथेंटिकेशन करनी है तो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर दो टाइप्स है, एक है पीएपी और एक है सीएचएपी, ये इस्तेमाल हो रहे होंगे यहाँ पे। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जब नेटवर्किंग फील्ड में होंगे तो आपका डाटा ट्रांसफर होता है, उस वक्त एक प्रोटोकॉल है एनसीपी, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इस प्रोटोकॉल, ये तीनों प्रोटोकॉल क्योंकि इसी फील्ड के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इस प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर स्टैक बना हुआ है। तो उस स्टैक को पीपीपी स्टैक का नाम दिया जाता है। इसी के ऊपर आज हमारा टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैंने आपको थीम बताया, अब आप इसको पढ़ें, पीपीपी स्टैक। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्रोटोकॉल फील्ड। बेटा अभी मैंने आपको वो फील्ड दिखाई ना, वो बॉक्स दिखाया प्रोटोकॉल का, तो उसको वो कह रहा है कि उसके अंदर एक वैल्यू होती है, जो भी प्रोटोकॉल चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली कोई वैल्यू होगी। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्रोटोकॉल फील्ड डिफाइंस द पीपीपी प्रोटोकॉल स्टैक। कहता है इसके अंदर वो पीपीपी का स्टैक बना होता है। अब इस बात को आगे एक्सपेंड कर रहे हैं कि although PPP is a data link layer protocol, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो लेयर नंबर 2 है वो डाटा लिंक लेयर होती है। नीचे फिजिकल लेयर है, उसके ऊपर डाटा लिंक लेयर है, उसके ऊपर नेटवर्क लेयर है। तो लेयर नंबर 1 फिजिकल लेयर, लेयर नंबर 2 डाटा लिंक लेयर। तो जो डाटा लिंक लेयर है लेयर नंबर 2, वहां पे ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा होता है पीपीपी, ये हमने बात की थी। तो ये वो कह रहा है कि पीपीपी इज अ डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, पीपीपी यूजेस a stack of other protocol। अब ये पीपीपी जो है वो अपने अंदर stack of other protocols को इस्तेमाल करता है, किस लिए? टू establish the links। तो मैंने आपको बात बताई थी ना, लिंक establish होता है पहले दो लोगों के दरमियान, तो लिंक establish करने के लिए अलग से प्रोटोकॉल होगा। उसके बाद टू authenticate the parties involved। अब जो दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेशन करेंगी, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, उनकी ऑथेंटिकेशन करवाना होती है, ये सेकंड काम होता है। तो इसके लिए अलग प्रोटोकॉल होगा। एंड टू कैरी द नेटवर्क लेयर डाटा, और फिर यूजर डाटा को शेयर करना होता है, ये तीसरा काम होता है। तो ये जो तीन काम होते हैं, इन तीनों कामों के लिए अलग अलग एक प्रोटोकॉल है जिनके नाम ये नीचे लिखे हुए हैं। तो ये उसने कहा कि ये 3 सेट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर डिफाइंड टू मेक पीपीपी अ पावरफुल प्रोटोकॉल। ये तीनों मिलके पीपीपी को एक पावरफुल प्रोटोकॉल बनाते हैं। ये तीनों कौन से हैं? यही स्टैक है इसका। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल एलसीपी, ये बेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए और कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए ये वाला प्रोटोकॉल काम करता है। उसके बाद जब कनेक्शन बन गया, उसके बाद ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स वहां पे इस्तेमाल होंगे। और इसके अंदर है पीएपी और सीएचएपी, ये दो प्रोटोकॉल हैं जो ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जिसको पीएपी, और दूसरा सीएचएपी, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, सीएचएपी के नाम से। तो ये दो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। थर्ड नंबर पे हमारे पास है डाटा ट्रांसफर करना है हमने, तो इसके लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो होता है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, एनसीपी। जब ये प्रोटोकॉल चल रहा होता है तो डाटा फील्ड के अंदर यूजर का डाटा, अब इस बात को मैं थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। एलसीपी प्रोटोकॉल जब चल रहा होगा उस फील्ड के अंदर, प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर जब एलसीपी चल रहा होगा, तो डाटा फील्ड के अंदर कनेक्शन बनाने वाले पैकेट्स मूव कर रहे होते हैं। जब ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल चल रहा होगा तो उस वक्त पीएपी या सीएचईपी के पैकेट्स मूव कर रहे होते हैं जो ऑथेंटिकेशन करवा रहे होते हैं।
और जब एनसीपी चल रहा होगा उस प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर, फ्रेम में जो प्रोटोकॉल फील्ड वाला बॉक्स है वहां पे एनसीपी अगर होगा तो वो यूजर डाटा को ट्रांसफर कर रहे होंगे। अब इनको हमने वन बाय वन करके डिस्कस करना है। अब इसी चीज को पहले उसने बताया कि ये जो उसका फ्रेम फॉर्मेट था, फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल, प्रोटोकॉल और ये बाकी सारे, तो ये जो प्रोटोकॉल वाला फील्ड था ना, इसके अंदर ये स्टैक बना होता है। द वैल्यू ऑफ द प्रोटोकॉल फील्ड डिफाइंस द प्रोटोकॉल स्टैक। तो कहते हैं इस लोकेशन के ऊपर स्टैक बना होता है। तो इस स्टैक के अंदर 3 प्रोटोकॉल है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है एलसीपी, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या करते हैं जी, एलसीपी इज रिस्पॉन्सिबल, ये लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड टर्मिनेटिंग लिंक्स। जो दो लोग आपस में कम्युनिकेशन करेंगे उनका लिंक एस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन रखना, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कॉन्फ़िगर करना, और जब वो कम्युनिकेशन खत्म कर देंगे तो फिर उस लिंक को टर्मिनेट करना। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलसीपी की है, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद कह रहे हैं जी, इट आल्सो प्रोवाइड्स नेगोशिएशन मैकेनिज्म टू सेट ऑप्शंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स। तो देखिए, अगर मैं और सीआर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो मेरा और सीआर का लैपटॉप, ये दोनों कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। तो दोनों अगर पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, तो कह रहे हैं जब इनके दरमियान कनेक्शन बनता है ना, तो कनेक्शन जब बन रहा होता है उस वक्त ये दोनों सिस्टम्स की आपस में निगोशिएशन होती है। इसमें ये क्या डिसाइड करते हैं? डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं आपस में कि हम किस तरह कम्युनिकेशन करेंगे। वो ऑप्शंस क्या हो सकती है कि किस स्पीड के साथ डाटा को ट्रांसफर करेंगे, हम ऑथेंटिकेशन करेंगे या नहीं करेंगे, या इसके अलावा कंप्रेशन करेंगे या नहीं, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, या और भी कुछ आप ऑप्शंस दे सकते हैं। तो ये दो लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके दरमियान जो निगोशिएशन होती है उस मैकेनिज्म्स को भी ये एलसीपी ही मैनेज करता है। बोथ एंड पॉइंट्स, जो P2P में दो कॉन्फ़िगरेशन में है ना, P2P कॉन्फ़िगरेशन में दोनों सिस्टम, उन दोनों की बात कर रहा है कि बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ द लिंक, एक लिंक के ऊपर दोनों साइड पे जो सिस्टम होते हैं, मस्ट रीच एन एग्रीमेंट अबाउट द ऑप्शंस बिफोर द लिंक कैन बी एस्टैब्लिश्ड। जब लिंक एस्टैब्लिश होने, उस लिंक एस्टैब्लिश होने के दौरान वो डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर डिस्कस करते हैं और आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि इस एग्रीमेंट के थ्रू या इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेशन करेंगे आपस में। अब ये ऑप्शंस क्या होती है ये भी आगे डिस्कस करेंगे, क्या नेक्स्ट स्लाइड आ रही है उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें ये पता चला कि एलसीपी लिंक इस्टेब्लिश करने और लिंक टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब दोनों पार्टीज आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए निगोशिएशन करती है तो एलसीपी के थ्रू वो निगोशिएट करके, एलसीपी के पैकेट्स होते हैं ना, उनके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेशन करके डिफरेंट ऑप्शंस को आपस में एग्रीमेंट के थ्रू सेट कर लेती है। व्हेन पीपीपी इज कैरिंग अ एलसीपी पैकेट, जब वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के फ्रेम के अंदर एलसीपी पैकेट मूव कर रहे होते हैं, इट इज आइदर इन एस्टैब्लिशिंग और टर्मिनेटिंग स्टेट। तो हमें ये समझ आना चाहिए कि अगर ये जो स्टैक के अंदर अगर एलसीपी प्रोटोकॉल चल रहा है तो इस वक्त या लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है या फिर लिंक टर्मिनेट हो रहा है। नो यूजर डाटा इज एक्सचेंज ड्यूरिंग दिस स्टेट, यहाँ पे तो लिंक बन रहा है या लिंक टर्मिनेट हो रहा है, इस दौरान यूजर का कोई डाटा भी शेयर नहीं हो रहा होगा। और इसके लिए मैंने, अगर कोई एक्सेल की शीट है मेरे पास, वो मैंने सेंड करनी है सीआर को, तो पहले हम दोनों के दरमियान कनेक्शन बनेगा। तो जब कनेक्शन बनेगा तो उस वक्त एलसीपी प्रोटोकॉल चल रहा होगा। तो जब एलसीपी प्रोटोकॉल चलता है उस वक्त क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा होता है या टर्मिनेट हो रहा होता है। उस दौरान वो सर के पास जो एक्सेल की शीट है वो नहीं शेयर होगी, यूजर डाटा नहीं शेयर होगा। तो नो यूजर डाटा इज एक्सचेंज ड्यूरिंग दिस स्टेट, इस टाइम के दौरान कोई भी यूजर डाटा शेयर नहीं होगा। All LCP packets are carried in the data field of the PPP frame। तो बेटा जो LCP के पैकेट्स हैं, ये जब LCP प्रोटोकॉल चल रहा होगा तो फ्रेम के अंदर यही सारे पैकेट्स डाटा फील्ड के अंदर LCP के सारे पैकेट्स मूव कर रहे होते हैं। ये अब उसने दिखाया है कि LCP पैकेट, यहाँ पे अगर देखें ये प्रोटोकॉल फील्ड है ना, ये उसका फ्रेम फॉर्मेट है, नीचे फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल, प्रोटोकॉल, पेलोड, FCS और फ्लैग। तो ये प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर अगर LCP चल रहा है, एलसीपी ऊपर उसने फॉर्मेट बना के दिखाया, उसका फ्रेम फॉर्मेट क्या है,
एलसीपी के पैकेट के अंदर कोड होता है, आईडी होती है, लेंथ होती है और इंफॉर्मेशन होती है। तो ये उसने बताया कि ये उसका फ्रेम फॉर्मेट होता है एलसीपी पैकेट का। उसके बाद जी एलसीपी फ्रेम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 क्लासेस। ये जो एलसीपी के फ्रेम्स है, ये जो हमें लास्ट ये जो डिस्कस किया अभी, ये देखो ना, ये वाला जो एलसीपी का फ्रेम है, ये नीचे जो है वो तो फ्लैग एड्रेस कंट्रोल, ये तो पीपीपी का फ्रेम है ना। तो इसके ऊपर जो दूसरी जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे कोड, आईडी, लेंथ, इंफॉर्मेशन, ये एलसीपी का फ्रेम पैकेट है, ये उसका फ्रेम है। तो ये कह रहा है कि ये जो एलसीपी का पैकेट है, इसको 3 कैटेगरीज या 3 क्लासेस के अंदर कैटेगराइज किया गया है। वो कौन कौन सी है? लिंक एस्टेब्लिशमेंट फ्रेम, लिंक टर्मिनेटिंग फ्रेम, लिंक ट्रांसमिट मेंटेनेंस फ्रेम। तो बेटा या ये लिंक एस्टेब्लिश करने वाले फ्रेम होंगे, या लिंक टर्मिनेट करने वाले फ्रेम होंगे, या लिंक को मेंटेन करने वाले फ्रेम होंगे। तो बेसिकली हमें अभी तक जो यहाँ पे समझ आई, हमें यही सीखा कि जब पीपीपी के फ्रेम फॉर्मेट में प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर एलसीपी चल रहा होगा, तो उस वक्त कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा होगा, या कनेक्शन टर्मिनेट हो रहा होगा, या कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए फ्रेमवर्क कर रहे होंगे डाटा फील्ड के अंदर। अब अभी हमने पढ़ा था कि जब कनेक्शन बनता है तो डिफरेंट ऑप्शन डिस्कस करते हैं दोनों एंड पॉइंट आपस में। तो वो ऑप्शंस क्या हो सकती है? देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट कैन बी नेगोशिएटेड बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स। जब कनेक्शन बनेगा तो दो लोग आपस में डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर नेगोशिएट कर सकते हैं। ऑप्शंस आर इंसर्टेड इन द इंफॉर्मेशन फील्ड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन पैकेट। तो ये जो ऑप्शंस हैं वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फ्रेम है इंफॉर्मेशन, ये जो एलसीपी पैकेट है ना, इसका कोड, आईडी, लेंथ और आगे इंफॉर्मेशन, इस फील्ड के अंदर उन ऑप्शंस को डिस्कस किया जा रहा होता है। ये बात को क्या है यहाँ पे हमने ये सीखा कि वो जो ऑप्शंस डिस्कस करते हैं वो क्या क्या हो सकती है। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैक्सिमम रिसीव यूनिट, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हम कितनी बाइट सेंड करेंगे एक फ्रेम के अंदर। तो आगे देखिए लिखा हुआ है 1500, एक फ्रेम के अंदर 1500 बाइट सेंड करेंगे। ये डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, क्या हम ऑथेंटिकेशन करेंगे या नहीं करेंगे? तो अगर ऑथेंटिकेशन करनी है तो यस, अदरवाइज नो। उसने डिजाइन किया, डिफरेंट ऑप्शंस है ना, उनके ऊपर वो निगोशिएट कर रहे हैं। फिर प्रोटोकॉल फील्ड कंप्रेशन ऑफ या ऑन ऑफ की हुई है, एड्रेस एंड कंट्रोल फील्ड कंप्रेशन, ये भी आपके। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है बेटे। ये जब लिंक बनाते हैं, लिंक एस्टेब्लिश होता है, उस दौरान इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया जाता है। तो फिर जब वो एक ऑप्शंस को डिस्कस करके एक एग्रीमेंट हो जाता है उनके दरमियान कि इस तरीके से हम कम्युनिकेशन करेंगे, फिर वो आपस में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया एलसीपी को। अब जो सेकंड प्रोटोकॉल है वो हमारे पास है ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। अब ये ऑथेंटिकेशन क्या चीज होती है, इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझें, इसी एग्जांपल को फिर आप दोनों ये प्रोटोकॉल्स के अंदर आप एडजस्ट करेंगे। इसके एग्जांपल बेटा ऐसे समझे कि अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक का अकाउंट आपने बनाया हुआ है, तो उस फेसबुक का अकाउंट कहाँ पे बनाया आपने? वो फेसबुक के सर्वर के ऊपर आपका अकाउंट सेव है। जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और सेल नंबर या ईमेल एड्रेस या फिर पासवर्ड, ये लिख के आप उसको फेसबुक सर्वर के ऊपर सेव करवा देते हैं। अब आपकी इंफॉर्मेशन सेव है वहां पे। अब नेक्स्ट टाइम जब आप कभी भी अपना अकाउंट यूज करना चाहते हैं फेसबुक का, तो आप पहले क्या करते हैं? अपने लैपटॉप से facebook.com ये वेबसाइट ओपन करते हैं, उनका होम पेज आपके सामने आ जाता है। तो वहां पे आप यूजर नेम के अंदर यूजर नेम अपना और फिर पासवर्ड लिखते हैं आगे उसके, और फिर लॉगिन का बटन प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड वो लिख के रिक्वेस्ट सेंड करते हैं फेसबुक के सर्वर को, इंटरनेट के ऊपर। जब आपकी रिक्वेस्ट जाती है फेसबुक के सर्वर को, तो वो चेक करता है अपनी डेटाबेस में से कि ये यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है या नहीं। अगर उसने दोनों ठीक लिखे हुए थे तो इसका मतलब है कि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गई और आपको आपके अकाउंट तक एक्सेस दे दी जाती है। और अगर आपने पासवर्ड या यूजर नेम गलत एंटर किया तो फिर आपको एक्सेस नहीं दी जाती। तो ये जो काम आपने किया, इसको हम ऑथेंटिकेशन का नाम देते हैं। कि कोई भी चीज को या किसी सिस्टम को या किसी रिसोर्स को एक्सेस करने से पहले हम ऑथेंटिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर दो है, वो कह रहे हैं कि दो तरीके से ऑथेंटिकेशन की जा सकती है। एक तो यही पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जिसको PAP बोलते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल दी फेसबुक वाली
कि आप यूजर नेम और पासवर्ड लिख के भेजते हैं और वो सर्वर अपनी डेटाबेस में चेक करता है कि यूजर नेम पासवर्ड ठीक है या नहीं ठीक। तो ये जो मेथड है ये PAP वाला मेथड है कि आप सिंपल अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करते हैं और उस बेस पे आपको एक्सेस या डिनाई जो भी होना होता है वो होता है। उसके बाद जी सेकंड हमारे पास है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इसको CHAP के नाम से। इसमें बेटा 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो इन दोनों को अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं PAP, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, वो कह रहा है कि PAP सेंड्स द यूजर नेम एंड पासवर्ड इन क्लियर टेक्स्ट। आप देखिए पेज के ऊपर अपना पासवर्ड, पहले अपना यूजर नेम और पासवर्ड वो लिखते हैं, लिखने के बाद जैसे ही लॉगिन का बटन प्रेस करते हैं तो वो डाटा इंटरनेट के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देता है, आपकी मशीन से निकलते हैं और वो यूजर नेम पासवर्ड फेसबुक के सर्वर की तरफ इंटरनेट के ऊपर मूव होना शुरू हो जाता है। तो ये उसने बात की। द यूजर हु वांट्स टू एक्सेस सिस्टम सेंड्स यूजर नेम एंड पासवर्ड। जो भी यूजर अपने अकाउंट या किसी भी मशीन तक एक्सेस चाहता है वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख के सेंड कर देता है। उसके बाद क्या होता है जी, अब द सिस्टम चेक्स द वैलिडिटी ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब वो जो सर्वर होता है फेसबुक का, उसके पास जब आपका यूजर नेम पासवर्ड जाता है तो वो ये चेक करता है कि क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है या नहीं, ठीक लिखा है या नहीं। अगर आपने ठीक लिखा है या गलत जो भी, अगर आइदर एक्सेप्ट्स और डिनाइज कनेक्शन, अगर आपने ठीक लिखा है तो आपको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेस दे देगा अकाउंट तक, और अगर आपने गलत लिखा है तो फिर आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिनाई करेगा और आपको एक्सेस नहीं दी जाएगी आपके अकाउंट तक। तो ये सिंपल मेथड होता है बिल्कुल, जिसको PAP हमने अभी बोला। फॉर दो सिस्टम्स दैट रिक्वायर ग्रेटर सिक्योरिटी, वो कहता है कि जहां पे आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, PAP इज नॉट इनफ। ये जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं, वहां पे ये काफी नहीं होगा। क्यों? अ थर्ड पार्टी विद एक्सेस टू द लिंक कैन इजीली पिक अप द पासवर्ड एंड एक्सेस द सिस्टम रिसोर्सेज। इसमें कहता है हैकिंग के चांसेस ज्यादा है। आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड लिख के जैसे ही सेंड किया तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों इंटरनेट के ऊपर ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन आपके डाटा को हैक कर लेता है, उसको पता चल जाए कि ये यूजर नेम पासवर्ड क्या है, तो वो खुद आपका पासवर्ड यूज करके आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो कहते हैं ये इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है मेथड, क्योंकि इसमें आपका पासवर्ड ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है। तो ये एक टेक्निक थी। इसी को उसने डायग्राम से समझाया कि एक यूजर है और एक सिस्टम है। आप ये समझे यूजर आप है और सिस्टम दूसरी साइड पे खड़ा हुआ है, वो आप समझे फेसबुक का सर्वर है। तो जब आप एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड ये सेंड करते हैं सिस्टम को, तो सिस्टम चेक करता है यूजर नेम और पासवर्ड अगर ठीक लिखा हुआ है तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेस दे देता है, और अगर आपने गलत लिखा है तो फिर रिजेक्ट कर देता है और एक्सेस आपको नहीं मिलती। तो ये PAP वाला मेथड था। सेकंड जो हमारे पास है, इसमें PAP की और एग्जांपल है कि अगर दो राउटर्स हैं तो एक रिमोट राउटर है, वो सेंट्रल राउटर के ऊपर एक्सेस चाहता है तो अपना यूजर नेम पासवर्ड लिख के भेजे, सेंट्रल राउटर अपने डेटाबेस में चेक करेगा, अगर ये ठीक लिखा हुआ है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। तो ये PAP की एग्जांपल इसने दी थी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है PAP के बाद वो है CHAP, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या कह रहे हैं जी, कह रहा है इट इज द थ्री हैंडशेकिंग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स ग्रेटर सिक्योरिटी दैन PAP। एक बात तो हमें समझ आई, वो कह रहा है कि PAP से ज्यादा सिक्योर है, ये अच्छी सिक्योरिटी देता है और इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप गौर करें, अभी आपने PAP में देखा तो 2 स्टेप इन्वॉल्व हुए थे। कौन से 2 स्टेप? फर्स्ट स्टेप में वो यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करता है और सेकंड स्टेप में वो उसको यूजर नेम और पासवर्ड की बेस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देता है। तो ये 2 स्टेप इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन अगर आप CHAP में देखिए तो वो कह रहे हैं यहाँ पे 3 हैंडशेकिंग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जिसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होगा जी, द पासवर्ड इज केप्ट सीक्रेट। पासवर्ड को ऑनलाइन नहीं सेंड किया जाएगा, इट इज नेवर सेंड ऑनलाइन। कह रहा है कि इसको हम ऑनलाइन नहीं सेंड करेंगे, इसको सीक्रेट रखेंगे, अपने पास संभाल के रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, ना इंटरनेट के ऊपर हम लिख के भेजेंगे। तो फिर कैसे करके हम सिस्टम के ऊपर ऑथेंटिकेशन करेंगे? द सिस्टम सेंड्स टू द यूजर अ चैलेंज पैकेट कंटेनिंग अ चैलेंज वैल्यू। अब इसमें बेटा एग्जांपल आप ऐसे समझे कि अगर मैं अपने फेसबुक के अकाउंट तक एक्सेस चाहता हूँ
तो CHAP में कैसे ऑथेंटिकेशन होगी? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे अकाउंट तक मुझे एक्सेस दे। फेसबुक का सर्वर मुझे एक वैल्यू भेजेगा, उस वैल्यू को हम चैलेंज वैल्यू का नाम देते हैं। अब मैंने पासवर्ड नहीं बताया अपना सिस्टम को या सर्वर को, मैंने सिंपल क्या, सिस्टम ने खुद मुझे एक वैल्यू भेज दी कि ये आपकी चैलेंज वैल्यू है। जब वो चैलेंज वैल्यू मेरे पास आएगी ना, तो मैं उस चैलेंज वैल्यू को और जो मेरा पासवर्ड जो मैंने रखा हुआ है पासवर्ड अपना, वो पासवर्ड मैंने उसके अंदर मिक्स करके हैश फंक्शन यूज करते हैं। तो हैश फंक्शन से हम कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट जनरेट कर लेते हैं। अब ये रिजल्ट कैसे जनरेट हुआ? जो फेसबुक के सर्वर ने मुझे चैलेंज वैल्यू सेंड की थी प्लस जो मेरा पासवर्ड था, मैंने दोनों को यूज की, दोनों को इनपुट के तौर पे हैश फंक्शन को दिया और हैश फंक्शन ने मुझे एक वैल्यू जनरेट करके दे दी। वो जो वैल्यू उसने जनरेट कर दी उसको हम रिजल्ट का नाम दे देते हैं। तो अब बेटा मुझे फेसबुक के सर्वर ने चैलेंज वैल्यू दी, मैंने एक रिजल्ट कैलकुलेट किया और वो रिजल्ट सेंड कर दिया मैंने फेसबुक के सर्वर को। मैंने अपना पासवर्ड नहीं सेंड किया, पासवर्ड को यूज करके मैंने कैलकुलेशन जरूर की लेकिन अपने सिस्टम के ऊपर ही की, और मैंने जो रिजल्ट जनरेट की और मेरे पास निकला वो रिजल्ट मैंने सेंड कर दिया फेसबुक के सर्वर को। अब ये यही वो बात कर रहे हैं, कह रहा है कि वो एक चैलेंज वैल्यू सेंड करता है जो कि नॉर्मली फ्यू बाइट्स में होती है। फिर यूजर क्या करता है, जो क्लाइंट है वो क्या करता है, द यूजर अप्लाइज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर एक प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करेगा दैट टेक्स द चैलेंज वैल्यू, जो चैलेंज वैल्यू को लेगा एंड द यूजर्स ओन पासवर्ड, और अपने पासवर्ड को लेगा एंड क्रिएट्स अ रिजल्ट, और इन दोनों को कैलकुलेट करके एक रिजल्ट जनरेट कर लेगा। अब वो जो रिजल्ट है उसको क्या करेगा, द यूजर सेंड्स द रिजल्ट इन द रिस्पांस पैकेट टू द सिस्टम। तो अब वो रिस्पांस के तौर पे जो उसने चैलेंज वैल्यू सेंड की थी ना सिस्टम ने, तो उस चैलेंज वैल्यू के रिस्पांस के तौर पे एक रिजल्ट जनरेट करके उसको सेंड कर दिया हमने। अब ये रिजल्ट जब फेसबुक के सर्वर के पास जाएगा वो क्या करेगा, तो कह रहा था सिस्टम डज द सेम। वो जो फेसबुक का सर्वर है वो सेम यही काम वो भी करता है। वो क्या करता है, इट अप्लाइज द सेम फंक्शन टू द पासवर्ड ऑफ द यूजर। अब बेटा देखिए, जब आपने फेसबुक के सर्वर पे अपना अकाउंट बनाया था पासवर्ड, तो तभी आपने अपना लिख के वहां पे सेव करवाया हुआ है, तो उस सिस्टम के पास ऑलरेडी आपका पासवर्ड पड़ा हुआ है। तो ये वो कह रहा है कि इट अप्लाइज द सेम फंक्शन, जो फंक्शन यूजर ने अप्लाई किया था अपनी मशीन के ऊपर, वही फंक्शन ये अप्लाई करेगा इसके ऊपर, टू द पासवर्ड ऑफ द यूजर एंड द चैलेंज वैल्यू टू क्रिएट अ रिजल्ट। वही इसी चैलेंज वैल्यू को जो उसने यूजर को सेंड की थी और उस यूजर का पासवर्ड उसके पास पड़ा हुआ है, उन दोनों को कैलकुलेट करके रिजल्ट जनरेट करेगा। अब आप देखिए, वही काम क्लाइंट ने अपनी मशीन पे किया और रिजल्ट जनरेट किया, और वही काम सर्वर अपनी मशीन पे वो परफॉर्म करेगा और अपने एंड पे परफॉर्म करके एक रिजल्ट जनरेट करेगा। तो अब ये दोनों रिजल्ट सेम होने चाहिए ना, अगर पासवर्ड ठीक लिखा हुआ है आपने और चैलेंज वैल्यू भी ठीक लिखी है। तो वो कह रहा है कि अब वो रिजल्ट जनरेट करता है, if the result created the same as the result in the response packet। अगर दोनों रिजल्ट सेम है, जो रिजल्ट हमें क्लाइंट ने सेंड किया और जो सर्वर ने खुद जनरेट किया, दोनों रिजल्ट सेम है अगर, तो कह रहा है एक्सेस इज ग्रांटेड, तो एक्सेस दे दी जाती है सिस्टम के ऊपर, अदरवाइज इट इज डिनाइड। और अगर वो दोनों रिजल्ट सेम नहीं निकलते, जो यूजर ने रिजल्ट सेंड किया वो कोई और था, जो सर्वर ने खुद जनरेट किया वो कोई और था, तो इसका मतलब मैं मैच नहीं किए रिजल्ट दोनों, तो इस वजह से फिर एक्सेस नहीं दी जाएगी यहाँ पे। चैप इज मोर या CHAP इज मोर सिक्योर देन PAP। वो कह रहा है कि अभी हमने ये बात सीख ली है कि ये जो CHAP है ये ज्यादा सिक्योर है PAP की निस्बत। किस केस में ज्यादा इफेक्टिव होगा, स्पेशली इफ द सिस्टम कंटिन्यूसली चेंज द चैलेंज वैल्यू। कह रहा है अगर सर्वर जब भी चैलेंज वैल्यू भेजे वो चेंज करके भेजे। देखिए ना, फेसबुक के सर्वर ने फर्स्ट टाइम मैंने कहा मुझे एक्सेस दे, उसने मुझे चैलेंज वैल्यू भेजी और वो थी पाकिस्तान। सेकंड टाइम मैं कभी कहता हूँ कि मुझे एक्सेस दे, तो वो अब पाकिस्तानी भेजे, वो अब कोई कराची उसकी जगह पे फर्ज करे, वो भी चैलेंज वैल्यू देता है। थर्ड टाइम मैंने कहा किसी और टाइम पे मुझे एक्सेस दे, तो वो कोई और मुझे वैल्यू भेज दे। तो अगर हर बार जो सिस्टम है वो वैल्यू को चेंज करता जाएगा, तो कहते हैं ये CHAP और ज्यादा इफेक्टिव होता है और ज्यादा सिक्योर हो जाता है। इवन इफ द इंट्रूडर, एक और केस ये है कि अगर वो चैलेंज वैल्यू को चेंज नहीं भी करता, वो कह रहा है कि इवन इफ द इंट्रूडर बेटा वो हैकर थर्ड पर्सन डाटा को पकड़ेगा, इंटरसेप्ट करेगा। कह रहा है इवन इफ द इंट्रूडर लर्न्स द चैलेंज वैल्यू, क्योंकि चैलेंज वैल्यू तो इंटरनेट के ऊपर सेंड की ना उसने मुझे,
और जो रिजल्ट मैंने बना के सेंड किया फेसबुक के सर्वर को, वो रिजल्ट भी इंटरनेट के ऊपर ही गया। तो कहते हैं इवन इफ द इंट्रूडर लर्न्स द चैलेंज वैल्यू एंड द रिजल्ट, अगर वो जो थर्ड पर्सन है वो हैक कर लेता है चैलेंज वैल्यू को भी, और जो रिजल्ट मैंने बना के भेजा उसको भी वो हैक कर लेता है, द पासवर्ड इज स्टिल सीक्रेट। लेकिन उसको ये तो नहीं पता चलेगा ना कि ये रिजल्ट किस तरह जनरेट किया है, क्योंकि पासवर्ड का नहीं उसको पता, वो तो इंटरनेट के ऊपर हमारा पासवर्ड हमने सेंड ही नहीं किया। तो कहता है इस वजह से ये CHAP और इफेक्टिव है और ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू PAP। तो यहाँ पे हमने जो इसके बारे में डिस्कस किया CHAP के बारे में, ये डायग्राम से उसने शो किया। यूजर जब एक्सेस चाहेगा किसी सिस्टम के ऊपर तो सिस्टम उसको एक चैलेंज वैल्यू भेजेगा। जब वो चैलेंज वैल्यू भेजेगा तो यूजर अपने सिस्टम पे एक हैश फंक्शन के थ्रू चैलेंज वैल्यू और पासवर्ड अपना मिक्स करके एक रिजल्ट जनरेट करेगा, और वो रिजल्ट को रिस्पॉन्स के तौर पे सर्वर की तरफ भेज देगा। अब सर्वर क्या करते हैं, वो उस रिजल्ट को पकड़ेगा, अपने पास सेव रखेगा और खुद वही काम करेगा जो क्लाइंट ने किया, वही चैलेंज वैल्यू और उसका पासवर्ड पकड़ के खुद कैलकुलेशन करेगा। अब दो रिजल्ट हो गए, एक यूजर ने भेजा हुआ था, एक इसने खुद कैलकुलेट किया। अगर बेटे दोनों रिजल्ट सेम है तो फिर एक्सेप्ट करेगा और एक्सेस दे देगा सिस्टम पे, और अगर दोनों रिजल्ट डिफरेंट है तो फिर एक्सेस नहीं मिलेगी सिस्टम के ऊपर। तो ये CHAP था जिसको उसने राउटर के थ्रू दिया सी, जो राउटर एक्सेस चाहता है, सेंट्रल राउटर चैलेंज वैल्यू देता है, वो रिजल्ट रिस्पांस के तौर पे देता है, फिर वो रिजल्ट की बेस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है इसको। तो इसको CHAP ज्यादा सिक्योर होता है। दो हमने पढ़ लिए, एक हमने LCP को पढ़ा, तो लिंक स्टैब्लिश करता है और लिंक को टर्मिनेट करता है, और दूसरा हमने ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, वहां पे PAP और CHAP दो टाइप्स थे उसकी, वो हमने पढ़ ली। सर ये अब ये थर्ड CHAP के कोई एग्जांपल दे दें मतलब आती है, मैं कहाँ पे CHAP यूज की जी कहाँ मतलब पे यूज हो रहा है, यूज कहाँ हाँ पे हो ये रहा है? यूज कहाँ पे हो रहा है, ये बेटा हम स्पेसिफिक कहीं पे भी नहीं बता सकते, क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशंस है वो डिफरेंट वे से बिहेव कर रही है। आप और मैं अगर मिलके क्लास में एक सेटअप बनाते हैं और हम पासवर्ड नहीं लिखते, हम चैलेंज वैल्यू वाला CHAP को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो एक टेक्निक है जो हमने पढ़ी कि इस तरह से इसमें काम होता है। अब ये कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक पे तो नहीं हो रहा, वहां पे तो हम सिंपल PAP के थ्रू करते हैं। इसके अलावा हो सकता है कुछ एप्लीकेशंस जो प्राइवेट लोगों ने डिजाइन किए हुए अपने नेटवर्क, वहां पे इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये यस सर। NCP नेक्स्ट हमारे पास है। NCP ये बेटा स्टैक के अंदर थर्ड प्रोटोकॉल है, पहला LCP था, सेकंड हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल था उसकी दो टाइप्स हमने पढ़ ली। थर्ड जो हमारे पास स्टैक में वो है NCP, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो अब LCP ने तो कनेक्शन बना दिया, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ने ऑथेंटिकेशन करवा दी, थर्ड नंबर पे अब मुझे अपना डाटा शेयर करना है। जैसे मैं और CR अगर कम्युनिकेशन कर रहे थे तो अब मुझे अपनी फाइल CR को सेंड करनी है। तो ये बेटे जब फाइल शेयर करेंगे ना, उस वक्त जो प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होता है उसका नाम NCP है, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको हम कहते हैं। यानी आफ्टर द लिंक इज एस्टेब्लिश्ड, जब लिंक भी बन गया एंड ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल, और अगर ऑथेंटिकेशन करनी थी वो भी आपने सक्सेसफुल वे से कर ली, द कनेक्शन गोज टू द नेटवर्किंग स्टेट। अब आप नेटवर्क स्टेट के अंदर चले गए हैं। अगर आप फेजेस को भी याद करें ना, आइडल स्टेट थी, आइडल के बाद आपके पास थी कनेक्शन एस्टेब्लिश स्टेट, उसके बाद फिर आपके पास ऑथेंटिकेशन स्टेट थी, फिर नेटवर्क स्टेट आ जाती है, और इसके बाद टर्मिनेटिंग स्टेट आती है। तो अब नेटवर्किंग स्टेट में क्या, यूजर का डाटा शेयर होगा। लास्ट मिनट पे एंड होने लगे, मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूंगा कि जब आपने कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर लिया और आपने ऑथेंटिकेशन भी कर ली, तो थर्ड नंबर पे आप जिस स्टेट में गए वो है नेटवर्किंग स्टेट, और यहाँ पे क्या, यूजर का डाटा शेयर होता है। तो वो कह रहा है कि इन दिस स्टेट PPP यूजेस अनदर प्रोटोकॉल, ये नेटवर्किंग स्टेट के अंदर एक और प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है जिसका नाम है NCP। NCP is a set of control protocols to allow the encapsulation of data coming from network layer protocols into PPP frame। अब आप थोड़ा सा अपने माइंड में रिकॉल करें, जब आपने PPP के फीचर्स या सर्विसेज को पढ़ा था तो वहां पे उसका एक फीचर था ना कि वो इंकैप्सुलेशन करता है या फ्रेमिंग करता है, ये हमने पढ़ा था। तो फ्रेमिंग क्या हमने पढ़ा था कि जब नेटवर्क लेयर नंबर 3 से डाटा नीचे की तरफ आता है ना, डाटा लिंक लेयर की तरफ, तो उस वक्त डाटा लिंक लेयर का ये जो प्रोटोकॉल है PPP, ये उस डाटा को एक्सेप्ट करता है।
और फिर उसको अपने फ्रेम के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। इस चीज को हमने फ्रेमिंग का नाम दिया था। तो ये वो बात करें कि जब फ्रेमिंग हो रही होती है ना, उस वक्त ये प्रोटोकॉल एनसीपी प्रोटोकॉल चल रहा होता है। PPP requires two parties to negotiate not only at the data link layer but also at the network layer। बेटा ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था कि ये जो PPP है ये नेटवर्क लेयर के मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के साथ कम्युनिकेट करके वहां से डाटा रिसीव करता है। तो ये उसने बात की है कि ये नेटवर्क लेयर के मल्टीपल प्रोटोकॉल जो होते हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट करके एनसीपी वहां से डाटा को रिसीव करता है। बिफोर यूजर कैन before user data can be sent, a connection must be established at this level। तो ये वो कह रहा है कि जब यूजर डाटा आपने सेंड करना है उससे पहले आपका जो कनेक्शन है वो इस लेवल पे होना चाहिए। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका हो, ऑथेंटिकेशन हो चुकी हो और आप नेटवर्क स्टेट के अंदर हो, तब जाके यूजर अपना डाटा सेंड कर सकते हैं। तो द सेट ऑफ पैकेट्स that establish and terminate a network layer connection for IP packets is called IP control पैकेट्स। इनको आईपीसीपी का नाम उसने दिया। तो कह रहा है कि जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे तो ये प्रोटोकॉल नेटवर्किंग स्टेट के अंदर, तो फिर ये प्रोटोकॉल चल रहा होगा एनसीपी और ये फिर यूजर डाटा के पैकेट्स को मूव करवा रहा होगा। तो इसी को उसने डायग्राम से शो किया। जैसे ये देखिए डाटा लिंक नीचे फिजिकल लेयर नंबर 1 है, ऊपर लेयर नंबर 2 डाटा लिंक लेयर और लेयर नंबर 3 हमारे पास है नेटवर्क लेयर। तो ये क्या है कि डाटा लिंक लेयर यहाँ पे P2P चल रहा होता है जिसमें ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, एलसीपी और एनसीपी और ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल अभी जो हमने पढ़े वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर है। नेटवर्क लेयर के ऊपर तो और प्रोटोकॉल्स हैं, वो कौन से हैं, आईपी, आईपीएक्स या और प्रोटोकॉल्स हैं वो नेटवर्क लेयर के। तो क्या है इन दोनों की कम्युनिकेशन करवाने के लिए P2P प्रोटोकॉल जो है वो यूज करके कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। तो बेसिकली वो ये कि 3 प्रोटोकॉल जो हमने डिस्कस किए, एक हमारे पास था एलसीपी, लिंक कनेक्ट एस्टेब्लिश करना और टर्मिनेट करना, नंबर 2 ऑथेंटिकेशन पीएपी और सीएचएपी, और नंबर 3 एनसीपी। इसके थ्रू हम क्या कि एनसीपी जो है इसके थ्रू यूजर डाटा जो होता है उसको शेयर किया जाता है। अब ये एक्सपेरियो है, ये उसने डिस्कस किया हुआ, आप इसको देख लीजिएगा, सिलेबस में नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है SLIP, सीरियल लिंक सॉरी सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल SLIP। अगर इसका कंपैरिजन दिया हुआ है P2P के साथ, ये दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या काम करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इट वाज ओल्डर प्रोटोकॉल। ये जो SLIP है ये पुराना प्रोटोकॉल है, ये एक न्यू प्रोटोकॉल है। PP एक P2P ये एक न्यू प्रोटोकॉल है। रिक्वायर नो ऑथेंटिकेशन, ये जो SLIP है इसमें कोई ऑथेंटिकेशन वाला मैकेनिज्म नहीं है, ऑथेंटिकेशन नहीं की जाती। जबकि अभी हमने पढ़ा P2P के अंदर 2 टेक्निक यूज की जाती है, PAP और CHAP। तो ये दोनों टेक्निक्स ऑथेंटिकेशन के लिए, तो P2P में या PPP ऑथेंटिकेशन की जाती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट डज नॉट प्रोवाइड एरर डिटेक्शन एंड एक्सेप्ट एंड फॉरवर्ड्स करप्टेड डाटा। तो वो कह रहे हैं SLIP के अंदर एरर को डिटेक्ट करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अगर एरर आ गया तो पैकेट्स को पकड़ के एज इट इज फॉरवर्ड कर देता है ये प्रोटोकॉल आगे, वो चेक ही नहीं करता कि एरर आया कि नहीं आया। जबकि पीपीपी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है इसकी फीचर्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर ये एरर डिटेक्शन और करेक्शन दोनों काम करता है। तो ये वो कह रहे हैं कि प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन, ये एरर्स को डिटेक्ट कर देता है। तो इस पॉइंट में ये हमने सीखा कि SLIP एरर्स को डिटेक्ट नहीं करता जबकि PPP एरर्स को डिटेक्ट कर लेता है। स्पोर्ट्स ओनली TCP/IP IE, वो फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। तो ये हमने बात की थी ना कि जो PPP है वो मल्टीपल नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, उनके साथ कम्युनिकेट करके डाटा रिसीव कर लेता है। जबकि जो SLIP है वो कहता है कि ये सिर्फ TCP/IP एक ही प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, बाकियों को नहीं करता। और यहाँ पे कह रहे हैं सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल लाइक नोवेल, नेटवेयर, IPX, TCP/IP, IP, एप्पल टास्क, इन सब को ये सपोर्ट कर रहा है। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन था SLIP और PPP का। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर HDFC के साथ हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसके साथ कंपैरिजन है। तो ये इनके पॉइंट्स, इट इज बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट प्रोटोकॉल। तो बेटा पॉइंट टू पॉइंट में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन में, मल्टी पॉइंट में ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो HDLC है ये P2P के लिए भी और मल्टी पॉइंट दोनों के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि ये जो P2P है ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, ये सिर्फ 2 डायरेक्टली कनेक्टेड लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाएगा, मल्टी पॉइंट के दरमियान नहीं करवा सकता। तो ये यहाँ पे देखें तो HDLC का एक पॉजिटिव एज है।
उसके बाद सेकंड पॉइंट, इट डिलीवर्स डाटा ऑन सिंक्रोनस लिंक्स ओनली। दो तरीके से कम्युनिकेशन होती है, या सिंक्रोनस या फिर एसिंक्रोनस। इसमें कुछ गैप्स आते हैं तो उसको हम एसिंक्रोनस कह देते हैं, अगर डायरेक्ट भेज देते हैं तो वो सिंक्रोनस है। तो कह रहे हैं कि ये जो HDLC है ये सिर्फ सिंक्रोनस लिंक्स के थ्रू कम्युनिकेशन करवाता है, जबकि PPP जो है ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों वे से कम्युनिकेशन करवा सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन बट डज नॉट प्रोवाइड एरर करेक्शन। HDLC एरर डिटेक्शन तो करता है, लेकिन उस एरर को ठीक कैसे करना है, करेक्शन वो प्रोवाइड नहीं करता। जबकि हमने इसमें पढ़ा था कि ये इट प्रोवाइड्स बोथ एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। ये एरर को डिटेक्ट भी कर लेता है और उस एरर को ठीक कैसे करना है वो चेकसम या CRC उन टेक्निक के थ्रू इसको करेक्ट भी कर लेता है या रिट्रांसमिट करवा सकता है। लास्ट पॉइंट बेटे इसका, इट डज नॉट हैव प्रोटोकॉल टाइप फील्ड। वो जो अभी हमने पढ़ा ना, PPP के फ्रेम के अंदर एक फील्ड होती है, फ्लैग है, एड्रेस है, कंट्रोल है, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल की एक फील्ड बनी होती है। तो कहते हैं HDLC के फ्रेम के अंदर कोई प्रोटोकॉल की फील्ड नहीं होती। सो इट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। तो इसके अंदर फिर स्टैक भी नहीं बना होगा, क्योंकि प्रोटोकॉल फील्ड नहीं है, तो ये ज्यादा प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट नहीं करता। जबकि PPP के अंदर देखें तो इट हैज अ प्रोटोकॉल टाइप फील्ड। अभी हमने देखा इसके अंदर एक बॉक्स बना होता है, फील्ड है जिसको हम प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। सो इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोटोकॉल। तो उसके अंदर ये LCP को, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, PAP, CHAP और फिर NCP सबको चला रहा होता है। तो ये ज्यादा प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। ये एक कंपैरिजन था। इस स्लाइड में इस सारे चैप्टर की समरी P2P के बारे में बताई गई है। वो जो हमने सारा पढ़ा वही बात उसने 2-4 लाइन पे यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ISDN के नाम से, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अब ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास हम एंड करेंगे। CR आप अटेंडेंस लेके मुझे एक्नॉलेज कर रहे, फिर मैं क्लास एंड करूँगा। ओके, ये सर। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।